सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सारे दोस्त, भाइयों बहनों, आप सब महात्मा फुले और बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। इसकी आप सभी को बधाई। और मुझे आपने बुलाया पुसद में। मैं एक साधारण एक्टिविस्ट हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ और बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। 9 बजने जा रहे हैं और आप लोग को भूख भी लगेगी, इसलिए ज़्यादा औपचारिकता में नहीं जाऊँगा, सीधे मुद्दे पे आऊँगा। आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, पिछले जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया है, ख़ास तौर से लॉकडाउन में। मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस नहीं है, मैं बाबा साहब पे कोई एक्सपर्टीज़ का दावा नहीं कर सकता, लेकिन लॉकडाउन में आपदा में अवसर था, तो आपदा में अवसर में मैंने अंबेडकर साहब को पढ़ना शुरू किया और वहीं से अंबेडकर नामा का जन्म भी हुआ पढ़ने के दरमियान। तो मैं देख रहा हूं कि बाबा साहब का नाम लेकर बहुत लोग झूठ बोलते हैं, नेता भी झूठ बोलते हैं और बहुत बेशर्मी से बोलते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि सच बोलूं? क्या सुनना चाहते हैं? तो सच तो कड़वा होता है, तो मीठा मीठा तो नेता लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको वोट लेना होता है और मुझे वोट नहीं लेना है, तो मैं तो कड़वी दबा ही देता हूं। और सबसे दिलचस्प बात है कि मैं आज ही बात कर रहा था यवतमाल में, जब खाना खा रहे थे हम लोग, कि बाबा साहब के 3 गुरु थे, बुद्ध, कबीर और फूले। बाबा साहब ने इनकी कितनी मूर्तियां बनवाई? नहीं, मूर्तियों के जगह उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया, बच्चों के लिए हॉस्टल खोले, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया, समता सैनिक दल बनाया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, सिद्धार्थ कॉलेज खोला, मिलिंद कॉलेज खोला, भूषण प्रिंटिंग प्रेस खोला। और आज हम बाबा साहब को मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। एक कंपटीशन लगा हुआ है कि इसकी मूर्ति 50 फीट तो उसकी मूर्ति 100 फीट। तो बाबा साहब मूर्तियों में है कि विचारों में है, सबसे बड़ी बात है। और विचार तो किताब से आता है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये संघ परिवार वाले लोग ज़्यादा चलाते हैं। झूठ सुनना अच्छा लगता है ना, थोड़ा गुदगुदी लगता है ना, अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है। जितना मैंने पढ़ा है, एक किताब मेरी आई, शायद आप में से किसी ने देखा हो, धर्मांतरण अंबेडकर की धम्म यात्रा, पिछले साल आई थी। और अभी इसी महीने एक किताब आ रही है, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र। मैं आऊंगा विषय पर, उसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड बना दूं। कम से कम 40 मिनट तो बोलूंगा ही। कितना सुनना चाहते हैं? अरे 2 घंटे वो बड़े बड़े संगठन वाले लोग बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं, नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं। तो जितना मैंने पढ़ा और समझा, तो मुझे लगता है कि जैसे कार्ल मार्क्स का मिशन स्टेटमेंट है, क्लास स्ट्रगल, वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्री यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स एंड यू हैव वर्ल्ड टू विन। कि दुनिया के श्रमिकों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी कायनात है, दुनिया है। फूले साहब, विद्या बिन मति गई, मति बिन गति गई, तमाम लोगों की एक मिशन स्टेटमेंट है।
बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट क्या है? कथा कहानी वाली बात नहीं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए कि मैं बाबा साहब को कैसे समझता हूं, उसके बाद मैं संविधान पर आऊंगा। संविधान की पूरी प्रक्रिया पे बात करेंगे। संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो उसके हिस्ट्री पे, एवोल्यूशन पे बात करेंगे और क्या चुनौतियां हैं और किससे चुनौतियां हैं। लोग डर के मारे आजकल बोलते नहीं, केस हो जाएगा। ऐसे मेरे ऊपर 3 हैं FIR। बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट है और उसको आज के संदर्भ में आप समझिए, तभी उसकी प्रासंगिकता है, तभी प्रासंगिक होगा कि बाबा साहब ने जो विजन देखा था, जो सपना देखा था, और आज उनके नाम पर हमारे नेता, लीडर्स और बहुत सारे संगठन चलाने वाले क्या कर रहे हैं, उसकी मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक आपको रास्ता नहीं दिखेगा। कार्ल मार्क्स, बुद्धा, बाबा साहब, कबीर, फूले, ये सब नाव थे, नाव कि बच्चे नाव पे बैठ के गंगा, उधर नदी पार कर जाना। क्या करना? नदी पार कर जाना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? नाव को कंधे पे लेकर ढो रहे हैं, तो नदी कैसे पार करेंगे? सबसे बड़ा स्टेटमेंट है बाबा साहब का, जो मिशन स्टेटमेंट जो मैं मानता हूं, वह है जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने कहा कि हम जातियों का उन्मूलन करेंगे, विस्फोट करेंगे जाति। हम लोग क्या कर रहे हैं? जातियों को मजबूत कर रहे हैं। तो हमारे बड़े बड़े नेता ने कहा कि जातियां मजबूत करेंगे। दूसरा पॉइंट है, बाबा साहब जिंदगी भर जो फोकस पॉइंट था, मल्टी डायमेंशनल आदमी है, स्कॉलर, हिस्टोरियन, सब कुछ है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात था वो था अस्पृश्यता का उन्मूलन। गांधी और अंबेडकर में यही फर्क था। गांधी अनटचेबिलिटी समाप्त करना चाहते थे, अस्पृश्यता खत्म करना चाहते थे, वर्ण व्यवस्था मानते थे, लेकिन अंबेडकर पूरा विनाश चाहते थे वर्ण व्यवस्था का। तो पूरे जिंदगी के केंद्र बिंदु में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, विनाश, जातियों का विनाश, और बार बार ये कहते रहे कि हम माइनॉरिटी हैं। वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, दैट इज वाई वी नीड प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। हम राष्ट्रीय जीवन में अल्पसंख्यक हैं, इसीलिए हमें संवैधानिक सुरक्षा के उपाय चाहिए। सारे मेमोरेंडम्स पढ़ लीजिए आप उठा के। हम लोग क्या कर रहे हैं? उनका आधार ही रिजर्वेशन का यह था कि 1934 के प्रोक्लेमेशन में सिख, ईसाई, मुस्लिम, इस सबको माइनॉरिटी माना गया था, इसलिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो बाबा साहब कह रहे थे कि हमको भी माइनॉरिटी, हम भी माइनॉरिटी हैं, इसलिए हमको प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं एड्रेस करता हूं सीधा और सीधा दलित समाज को एड्रेस करता हूं। किसी को अच्छा लगे तो ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पूरे संघर्ष का जो केंद्र बिंदु है वो है सबसे दमित जमात, और वो है भारत में दलित जातियां, जनजातियां। हम लोगों ने उसको बहुजन बना दिया। बाबा साहब कह रहे थे हम अल्पसंख्यक हैं। कहीं किसी किताब में मैं चुनौती देता हूं, बुद्धा के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को छोड़कर पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में, राजनीतिक शब्दावली में बाबा साहब ने कहीं भी अगर बहुजन शब्द इस्तेमाल किया होगा तो आप मुझे दिखा देना। ठीक? अब आइए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो 1951, पहला इलेक्शन, 51-52 का इलेक्शन। बाबा साहब ने लिखा है साफ साफ कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। सही कह रहा हूं?
मेरे से ज़्यादा अम्बेडकर साहब को आप पढ़े होंगे। सीधा उन्होंने लिखा है ना कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा। इसलिए मैंने कहा मैं मूल्यांकन करता हूं, समीक्षा करता हूं। और आज हमारे नेता बेशर्मी के साथ आरएसएस से समझौता करके सरकार में शामिल है, चलाते हैं। बोलिए। और आप लोग भी वोट देते होंगे, वैसे लोग आप लोग भी देते होंगे। बेशर्मी से समझौता करते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक छात्र हूं, इतिहास पढ़ाता हूं। और मैंने पहले कहा ना, इतने सारे मुकदमे हैं, बहुत मेरा पर्सनल लॉस छोड़िए, जाने दीजिए, जितना हुआ हुआ। मैं बाबा साहब का बिगड़ा चेला भी कहता हूं अपने आप को। मैंने कभी समझौते नहीं किए, कभी, नेवर। एज ए इंडिविजुअल अदना सा आदमी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये देश, ये मुल्क, ये संविधान, भारतीय गणराज्य ये किधर जा रहा है मुझे दिख रहा है। बाबा साहब का मैं भक्त नहीं हूं, बाबा साहब का अनुयायी हूं। बाबा साहब ने कहा था ना, पढ़ लीजिए ना, भक्ति के खिलाफ अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध आनंद के बीच जो बात हुई थी, वही उन्होंने अपना दर्शन बनाया कि अपना दीपक स्वयं बनो। जो मैं कह रहा हूं उसको मत मानो, प्रत्यक्ष देखो, अपना एनालिसिस करो और तब उसको मानो। उन्होंने बौद्ध धर्म में भी मॉडिफिकेशन किया ना, नवयान। और हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा साहब की भक्ति कर रहे हैं। जितनी बड़ी मूर्तियां उनके नींव में, उनके विचारों को दफन किया जा रहा है। यह हमें नहीं, हमें मूर्ति नहीं चाहिए भैया। हमारे 100 बच्चों को जो विदेश भेजने का स्कॉलरशिप दो, एक विश्वविद्यालय खोलो, हमें यह चाहिए। बाबा साहब 25 वर्षों तक लगातार कांग्रेस और गांधी से लड़ते रहे, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो कांग्रेस कैबिनेट में शामिल भी हुए। और बगैर प्रमाण के मैं कोई बात नहीं करता हूं, फाइल फोल्डर मेरे पास रहता है। 24-25 अप्रैल 1948 लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मैं इस मंत्रिमंडल में क्यों शामिल हुआ। उनके सामने अंधेरा था, कैबिनेट मिशन ने दलितों को अधिकार को नहीं माना था, तो बोले कि अपने दलित समुदाय के हितों की रक्षा के लिए मैं इसमें शामिल हुआ। और हर समय झगड़ा की नीति नहीं अपनानी चाहिए, सुलह और समझौते करने चाहिए। बोलिएगा तो मैं निकाल के दिखा दूंगा, पढ़ लीजिएगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा। बाबा साहब पर उनके गुरु, चौथे गुरु, उनकी चर्चा नहीं होती है, जिनके क्लासरूम में बैठ के वो पढ़े थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जॉन डेवी और प्रोफेसर सेलिगमैन। वहां से उन्होंने प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद का सिद्धांत सीखा था, इसलिए उसके कह रहे हैं। उसे गांधी और अंबेडकर में सैद्धांतिक मतभेद थे, दोनों कोई मारपीट नहीं करते थे, गाली गलौज नहीं करते थे। और आजकल दलित, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, रविदास, अंबेडकर, गांधी, हमारे जो नायक है बाबू जगजीवन राम, ये पूरा कम्युनिटी आर्गुमेंटेटिव रहा है ना, तर्क करता है, तर्क। गोलमेज में गए थे, राउंड टेबल में, चाहे किसी भी वायसराय के साथ रहे तो वहां तोप लेके थोड़े ही गए थे, बहस करते, बहस। तो हमारा दलित समाज गुमराह हो रहा है, वो बहस नहीं करता है, तर्क नहीं करता है। आप अगर कोई समीक्षा करेंगे, कोई बात कहेंगे तो सीधा गाली गलौज करता है।
तो दलित राजनीति में बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वालों में एक गालीबाजों की फौज कहां से आई, यह सोच का विषय है। मेरे यूट्यूब पे भाषण सुनिए, लंबे भाषण देता हूं और बहुत एग्रेसिव बोलता हूं, लेकिन कभी भी बहुत एग्रेसिव बोलता हूं, लेकिन कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं होता। एग्रेसिव बोलना अलग बात है, तेज बोलना अलग बात है, लेकिन शब्दों की मर्यादा पूछिए। हम देखिए सोशल मीडिया पर हमारे लोग कितना गाली गलौज करते हैं। तो एक गालीबाजों की फौज, अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वालों ने अंबेडकर को ही उल्टा कर दिया है। जो पॉइंट कह रहा हूं सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं। उत्तराधिकार, बाबा साहब ने 3 पॉलिटिकल पार्टी बनाए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी। क्या अपने बेटा को उन्होंने उत्तराधिकार दिया है? बताएं, नहीं दिया ना। तो आजकल हमारे लीडर्स अपने घर में उत्तराधिकार बनाते हैं। ये अंबेडकरवाद है। अगला बाबा साहब का पूरा आप 1919 के साउथ बोरो कमेटी से लेकर, कमीशन से लेकर और संविधान सभा तक के पूरे दस्तावेज पढ़ लीजिए। बाबा साहब मेमोरेंडम लिखते थे, मांगते थे कि हमें राइट चाहिए, हमारे लोगों के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। और हमारे नेता क्या कर रहे हैं? हम देने वाला बनेंगे। क्या दीजिएगा? क्या देंगे? देने वाला बनेंगे। तो बोला अच्छा देने वाला बनोगे, एक काम करो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में निकालो इन सबको, बंद करो। कौन साहब बोल रहे थे वहां बैठे हुए साहब कि महाराष्ट्र में 20,000 स्कूल बंद हो गए। कोई आंदोलन नहीं, कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि सबके दिमाग में राजनीति का कीटाणु अफीम घुस गया। सबको एमएलए एमपी बनना है, अफीम चाट लिया, अफीम। बाबा साहब का शेड्यूल ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट 1942 जो कि लॉर्ड लिथगो को उन्होंने लिखा था, गो एंड रीड। बाबा साहब साफ लिख रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार हमारे लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। पूरा डेटा देते हैं, आंकड़ा 1056 आईसीएस में से एक शेड्यूल कास्ट है, करीब 1100 से ज्यादा जो है सीपीडब्ल्यूडी में ठेकेदार है, उसमें से एक शेड्यूल कास्ट है। तो शिक्षा और रोजगार उनके पूरा दर्शन के केंद्र बिंदु में है। मुझे ईमानदारी से बता दो आप कि भारत के किसी दलित नेता, खाली मैं छोड़ रहा हूं जगजीवन बाबू को, जगजीवन नाम को, बाबा साहब के बाद किसी दलित नेता के एजेंडा में अस्पृश्य छात्रों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चे को वजीफा, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, एजुकेशन, जॉब्स कहीं एजेंडा में है किसी लीडर के? यस नो? कोई चर्चा होती है इसमें? कोई मैनिफेस्टो निकलता है? भाई एमएलए एमपी तो लिमिटेड सीट है ना, आखिर अंदर जाके करो क्या, ये तो बताओ। क्या बोलोगे? क्या एजेंडा सेट करोगे? जिन कर्मचारियों के चंदे के पैसे से ये पूरे तमाम तरह के संगठन खड़े हुए, वो कर्मचारी बड़े बड़े दावा करते हैं, देश बदल देंगे, मिशन चला रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, पूरा बड़ा बड़ा भाषण होता है।
अपनी नौकरी नहीं बचा पाए। इतना मैसिव प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप जानते हैं क्या होगा। मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां, कुछ लोग हो सकता है अमीर हो जाए। बाबा साहब तो जब परिनिर्वाण हुआ तो कर्जदार थे, और आज के दलित नेता महलों में रहते हैं। अब बाबा साहब का नाम भी लेते हैं। मुझे चिंता इस विषय का है कि 10 साल वेट कीजिए, आधा रेलवे प्राइवेटाइज हो, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो गया, सब कुछ बैंक भी जाएगा, सब स्कूल कॉलेज सब हो रहा है। 10 साल बाद जो ये दलित मिडिल क्लास बना है ये नजर नहीं आएगा। पूरा प्लानिंग है। अब मैं तो खुल के कहता हूं कि आरएसएस बीजेपी संघ परिवार आपको फिर से नेचर के पास भेजने की तैयारी में है, प्रकृति के पास। नौकरी वोकरी कुछ नहीं होगा, जाओ खेत में काम करो, जितना शुगर बीपी बढ़ा हुआ है, पेट वेट निकला हुआ है ना, वो सब ठीक हो जाएगा। एकदम नेचर में रहिए। ये लड़कियों की शादियां नहीं हो रही भाई साहब, 30 साल 35 साल हो जा रहा है, क्योंकि सबको सरकारी अवसर चाहिए। नहीं, लड़का ढूंढने जाते तो सरकारी अवसर ही पहले देखते हैं ना, और नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो बाबा साहब चंदा लेते थे ना, तो आपको यकीन मानिए एक एक पाई का हिसाब देते थे वार्षिक अधिवेशन में। एक एक पाई का दस्तावेज मेरे पास रखा हुआ है, आना तक। मिशन मूवमेंट के नाम पर ये दलित मिडिल क्लास अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारा है। अरबों रुपए चंदा दिए गए होंगे पिछले 40-50 वर्षों में, अरबों। कौन सा मिशन मूवमेंट चला कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हैं? जिसके खिलाफ बाबा साहब थे वो पावर में है। क्या हुआ चंदे का? उतने पैसे में तो 4 यूनिवर्सिटी बना देते आप लोग, बढ़िया। लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन, मैं नौकरी कितने वर्ष करूंगा पता है? 40 इयर्स, 40 वर्ष। 25 साल की उम्र में नौकरी मिली, 65 में रिटायरमेंट है। 40 वर्ष करूंगा, लाखों में तनख्वाह भी है। ये बात अलग है कि कुछ बचता नहीं, सब खर्च कर देता। और मेरे पास वो सीबीआई और ईडी वाले कुछ ढूंढे होंगे कागज वगैरह, कुछ नहीं मिला, ना घर है, ना जमीन है, ना कुछ नहीं है। लाखों लाख नौकरियां मिली। जो ये सूट और कपड़े चमक रहे हैं ना चेहरे, ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप और रिजर्वेशन की वजह से बना है मिडिल क्लास। कोई 50 के पहले मुझे बता दे कितने दलित बैंकर थे, कितने दलित इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कितने रजवाड़े थे, कितनी जमींदारी थी, बताए ना। मैंने 42 का आंकड़ा दे दिया। एक आईसीएस ऑफिसर, वो भी नॉमिनेटेड, पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मतलब नॉट प्रेजेंट महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक सब मिला के कह रहे हैं कि 400-500 ग्रेजुएट हुए। आज जिधर भी ढेला मारोगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगा। तो सवाल ये, आखिर आपको जो मिला है वो भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन रिपब्लिक से मिला है। कुछ नहीं था। मेरे दादाजी मजदूरी करते थे, उसी से पढ़ के मेरे पिताजी को पढ़ाए। पिताजी क्लर्क बने, एक उसमें वो 7 भाई बहन, हम लोग सबको पढ़ा दिए, सब बड़े बड़े नौकरी में है, बिजनेस में है। क्यों?
फ्री शिप नहीं रहता, फ्री एजुकेशन नहीं रहता तो मेरे पिताजी पढ़ पाते क्या? 5,000 6,000 फीस देके मैं क्लास 1 से PhD तक पढ़ा हूं। अब जाइए ना, जाइए ढूंढिए। ये अफर्मेटिव एक्शन से बना है। भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक से मिला है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या मिलेगा जरा बताना मुझे। मनुस्मृति आएगा तो, मनुस्मृति आ जाएगा और हिंदू राज्य बन जाएगा तो क्या क्या मिलने वाला है? महिलाएं आप भी पढ़े जरा मनुस्मृति, क्या लिखा है इसमें। तो मुझे कई बार लोग कहता है कि अरे किसी ने थोड़ी कुछ किया, बाबा साहब ने तो संविधान में आरक्षण लिख दिया, उससे हो गया। ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब घर में बैठ के संविधान लिख रहे थे। 296 मेंबर्स वर देयर, 296 मेंबर थे और शेड्यूल कास्ट के सिर्फ बाबा साहब अकेले थे वहां पर। तो संविधान सभा में बहस हुई होगी ना, तर्क वितर्क हुआ होगा। राजे महाराजे नवाब बड़े लोग सब थे वहां, पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। तो बहस हुआ होगा, कन्विंस हुआ होगा, तभी ना। नहीं मानता तो नंबर 1। इसलिए मैं कहता हूं ना, हमारा समाज अब आर्गुमेंट करना छोड़ दिया है और कहता है कि मैं अंबेडकरवादी हूं। नंबर 1। नंबर 2, बाबा साहब का परिनिर्वाण कब हुआ? 56। अब भारतीय संविधान लागू कब हुआ है? 50। संविधान लागू होने के 6 वर्ष के बाद बाबा साहब का परिनिर्वाण हो जाता है। तो अगर उस समय की सरकार चाहती कि हम बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, हम पब्लिक सेक्टर नहीं बनाएंगे, तो रिजर्वेशन कहां ले लेते? पब्लिक सेक्टर में ही रिजर्वेशन है ना। आप लोग सर याद कीजिएगा 70 का दशक, एक एक आदमी को 3-3 2-2 नौकरी मिलती थी। ये करे कि ये करे। तो संविधान काफी नहीं है। बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 के भाषण में 1949 स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता। संविधान अच्छा होगा या बुरा, उसको लागू करने वाला कौन व्यक्ति है, उससे तय होगा कि संविधान अच्छा है या बुरा। संविधान अच्छा है और लागू करने वाला व्यक्ति खराब है तो संविधान खराब होगा। संविधान खराब है, लागू करने वाला व्यक्ति अच्छा है तो संविधान अच्छा होगा। मेरे स्टेटमेंट नहीं, ये बाबा साहब के स्टेटमेंट है। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ये सब कुछ नहीं किया, ऐसे हो गया। पेट्रोल पंप में रिजर्वेशन मिल गया, गैस एजेंसी में 10-10 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का, ONGC, सेल गेल भेल में 5-5 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहा है लोग, ऐसे हो गया। भाई कौन लोग पॉलिसीज बनाते हैं उससे डिपेंड करता है। सस्ता एजुकेशन, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, IIT, मेडिकल कॉलेज, सब में एडमिशन। अब जाइए ना मेडिकल कॉलेज में जरा PG में एडमिशन लेके दिखाइए, करोड़ चल रहा है। तो मैं ये भी मान लेता हूं कि बाबा साहब ने लिख दिया तो हो गया, सब ऐसे हो गया, कोई किसी ने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक सब हो गया। मति मारी गई समाज की, लॉजिकल तर्क नहीं। तो अगर यही बात सच है तो बाबा साहब का तो संविधान अभी भी है, तो खत्म क्यों हो रहा है फिर? संविधान तो अभी भी है ना, अभी मनुस्मृति कह के लागू नहीं हुआ, उसे आधा अंदर हो चुका है। संविधान तो अभी भी है, तो खत्म क्यों हो रहा है? इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सब RSS बीजेपी के पेरोल पे है, सब पेरोल पे है। मतलब इतना कोई बाबा साहब संविधान सभा में जो बात कह रहे हैं वो भी नहीं पढ़ता है लोग। संविधान एक दिन में बना है नहीं,
संविधान का क्रमिक विकास हुआ है। अंग्रेजों के आने के पहले क्या था भारत में संविधान? मैं इतिहास पढ़ाता हूं ना, इसलिए इतिहास में ले जाता हूं को मैं। जब तक इतिहास नहीं समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, चाहे आप लाख इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन जाएं, कुछ नहीं समझ में आएगा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में संविधान क्या था? मनुस्मृति, शरिया, यही था ना। तो सबसे पहला प्रहार जिसको अभी सरकार ने बदला है 1860 में हुआ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 1960 का कानून कि अब एक अपराध के लिए अंग्रेज को भी वही सजा मिलेगी, ब्राह्मण को भी वही सजा मिलेगी और दलित को भी वही सजा मिलेगी। पहले क्या था? पहले था वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से सजा। कानून के समक्ष समान था। वो एटम बम था मनुस्मृति पर, एटम बम था। एक्ट जाके पढ़िए उसमें, उसको अभी मोदी सरकार ने बदला। अब भारतीय न्याय अधिनियम क्या बनाया वो कुछ। उसके बाद 1909, 1919 साउथ बोरो कमेटी, साइमन कमीशन, वो सब संविधान के विकास की प्रक्रिया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पहली बार दलितों को अधिकार मिला वहां वोट देने का। 1935 यह सवाल संविधान सभा में उठाया गया कि अरे इस संविधान में नया क्या है? इस संविधान में नया कुछ नहीं है। ये आधा से ज्यादा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है और बाकी आधा दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। ये संविधान सभा में सवाल उठा था, इसलिए इसके विकास को समझना जरूरी है। तो बाबा साहब का जवाब है उसमें, और ये 1948 शायद 4 नवंबर का है। मैं थोड़ा सा उसको पढ़ ही देता हूं। वो कह रहे हैं कि सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के इतिहास में आज की तारीख को निर्माण किए जाने वाले संविधान में, आज की तारीख में निर्माण किए जाने संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? 1948 में कह रहे हैं पहला लिखित संविधान बनने के 100 साल से अधिक समय बीत चुका है। अमेरिका की बात कर रहे हैं। कई देशों ने उसी का अनुसरण कर अपने संविधानों का निर्माण किया है। साथ ही संविधान के मूलभूत सिद्धांत क्या हो, इस बारे में आम सहमति हो चुकी है। आम सहमति हो चुकी है। सो इस दृष्टिकोण से देखें, इस पृष्ठभूमि में देखें, इस पृष्ठभूमि पर प्रमुख प्रावधानों के बारे में सभी संविधानों में समानता दिखाई देना नेचुरल है, स्वाभाविक है। सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम, अमेरिका, इंग्लैंड, सब में एक फंडामेंटल सिमिलरिटी आपको मिलेगा। आज निर्माण होने वाले संविधान में अगर नया कुछ कर दिखाना हो तो इतना ही कि पुराने संविधान के दोषों को दूर कर बदलाव सुझाना और देश की जरूरत के हिसाब से, किसके हिसाब से? देश की जरूरत के हिसाब से आवश्यक बातें जोड़ना। अंधे होकर अन्य संविधानों की नकल करने का आरोप संविधान के अधूरे अध्ययन पर आधारित है। मसौदा संविधान में नया क्या है, इस ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया है। जिन्होंने संविधान का अध्ययन किया है और इसके बारे में निष्पक्ष तरीके से सोच विचार के लिए जो तैयार होंगे, वे मानेंगे कि मसौदा समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए बिना देखे और गुलामी की मानसिकता का अनुसरण नहीं किया है।
संविधान सभा में जब गए, जब लास्ट फाइनल जब ड्राफ्टिंग हो रही है, जाहिर है कि आप आइडियाज तो अच्छे विचार तो कहीं से भी ले सकते हैं ना। तो संविधान सभा में गए तो तकरीबन 7,635 7,635 ज्ञापन आए। ये भारतीय देश की जरूरत के हिसाब से, कई लोग तो हिंदू राष्ट्र भी कह रहे थे, बोले मनुस्मृति ही लागू करवाऊंगा उसमें। 7,635 सुझाए गए थे, उनमें से 2,473 सुधार विचार के लिए संविधान सभा में पेश किए गए। तो इतने सारे मेमोरेंडम को पढ़ना, उनको छांटना, उसको ऐड करना, डिलीट करना कोई आसान काम था क्या भाई? कॉन्स्टिट्यूशन का तो ग्रेजुअली विकास हो रहा है ना। इसे 1935 में फंडामेंटल्स बहुत सारे हो चुके थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो कह रहे हैं कि अपने देश के मुताबिक उसमें करेक्शन करना, एडिट करना, डिलीट करना, ऐड करना, यह बड़ा महत्वपूर्ण काम है। कभी मौका मिले तो यह भाषण मेरे हाथ में है, 25 नवंबर 1949, इसको पढ़िएगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सब है। और संविधान को लेकर जो उनकी चिंताएं उस समय थी और आज से तुलना कर ले तो आपको चिंता वाजिब दिखेगा। आप एक बात बताओ, 400 पार का नारा किसने दिया था? कुछ पता है? अब बोलने में डरिए मत, वही मंच पे बोल रहा हूं। अब की बार 400 पार काहे के लिए भाई? संविधान बदलने के लिए। किसी पार्टी ने आज तक के इतिहास में, किसी पार्टी, किसी संगठन ने यह कहा कि हम संविधान बदलेंगे? ये क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? क्योंकि आपके चेहरे पे जो चमक है ना, चमक, अब ब्रांडेड कपड़े हैं और आपके पास गहने हैं ना, अच्छे खूबसूरत, डायमंड, प्लेटिनम, वो अब उनकी आंखों में खटक रहे हैं, तो इसीलिए उतारने के चक्कर में। आप ये बताओ, किसी ने कहा, किसी संगठन ने आरएसएस को छोड़कर, कि ये संविधान में भारतीयता कुछ भी नहीं है, इससे बेहतर मनुस्मृति है? क्या कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के पुतले फूके? कम्युनिस्ट पार्टी ने फूके? समाजवादी पार्टी ने फूके? क्या इन लोगों ने कहा कि हम इस संविधान बदलेंगे? इसने कहा किसी पार्टी ने कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे? बाबा लोग धर्म संसद में कह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू होगा। किसी ने नहीं कहा। मेरे पास 30 नवंबर 1945 का आरएसएस का मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर की यहां कॉपी रखी हुई मेरे पास। इसी में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजिस, वयस्क मताधिकार से हम बहुत ज्यादा होप नहीं कर सकते। और इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूं। The worst about the new constitution of Bharat is that there is nothing भारतीयता about it. संविधान की सबसे खराब बात क्या है कि इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं है। और इस संविधान के आने से पहले हमारे यहां मनुस्मृति था, वो बेहतर संविधान था। ये लिखा है, लिखा है। बट इन आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन there is no mention of unique constitutional development in ancient Bharat. Manu laws were written long before
स्पार्टा और सोलोन ऑफ पर्सिया, मनुस्मृति की बात हो रही। तो आरएसएस के और हिंदू महासभा को नहीं समझोगे और कायर की तरह, डर की तरह घर में बैठोगे तो आज न कल बुलडोजर चल रहा है ना। आजकल जितना पैसा कमाए हुए हो सब पता है किस बैंक में किसका कितना पैसा है। मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों को धन रखने का कोई अधिकार नहीं, उनको सोना चांदी पहनने का कोई अधिकार नहीं। ब्लैक मेटल इज द ऑर्नामेंट फॉर द शूद्रास। लोहा। खाना किस में खाएगा? खाना खाएगा टूटे बर्तन में। कपड़े उसके क्या होंगे? तो डेड बॉडी के जो बचते हैं कपड़े वो होंगे। ये तो संविधान को किससे खतरा है? इंडियन रिपब्लिक को किससे खतरा है? बोलने में डरता है आज लोग। आरएसएस से खतरा है, संघ परिवार से खतरा है। वही कह रहा है बदलेंगे। इतना मेहनत से जो बनाया गया था, नेहरू और अंबेडकर में मतभेद थे सैद्धांतिक, लेकिन दोनों मॉडर्न थे ना। वो इंडियन रिपब्लिक बनाना चाहते थे। नेहरू वॉज अ सोशलिस्ट मैन। मैं कई बार अपने भाषणों में कहता हूं कि हमें जो सोचना है तो सोच ही लो। पंडित जी लोग भी जरा सोच लें। पंडित जी लोग भी सोचे ना। एक सेकुलर सोशलिस्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंस्टीट्यूशंस बनाए। पाकिस्तान गोली बारूद बना रहा था और ये इंस्टीट्यूशंस पब्लिक सेक्टर बना रहे थे। सिंबल दिया पेन, पढ़ो। और उनकी माइथोलॉजी में सरस्वती सिंबल बनाया। और ये क्या सिंबल बना रहे हैं? खूंखार रणोदत्त राम, है ना, वॉर लॉर्ड राम, खूंखार हनुमान जी, है ना। जबकि हनुमान जी बड़ा प्रिय माने जाते हैं, लड्डू उड्डू बांटने वाले। फरसा परशुराम, कई जगह कहा है खुलेआम। अभी लखनऊ में था 3-4 दिन पहले। हमने नेहरू, इंदिरा, तमाम लोगों ने आप लोग को दिया कलम और किताब और नौकरी भी दिया, शिक्षा भी दिया, पेंशन भी दिया। और इधर से आरएसएस आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है। अब तो ब्राह्मण लोग देख रहे हैं जो लाठी लेकर रोड पे घूम रहा है, जो कि कहते थे समाज का अगुआ है। एक राइट विंगर प्रो कॉर्पोरेट ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया, पेंशन खत्म कर दिया। जो संविधान से मिला था नौकरी, सब निकला था ना, डेमोक्रेसी, सब इंस्टीट्यूशन उसी संविधान से निकला था। कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू करने के लिए पहले कमेटी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी। तो पंडित जी को लोग कह रहे हैं कि आपका भी मिडिल क्लास बना था इस सरकारी नौकरी से, शिक्षा से। अब आपको भी अब मजदूरी करना पड़ रहा है। सब तो राजपुरोहित बनोगे नहीं, सब बन जाएगा। पब्लिक सेक्टर खत्म, दी नौकरी पेशा, अर्बन क्लास, मिडिल क्लास खत्म। उनको भी हम सीख दे रहे हैं। ये गंभीर विषय है। लगता है टाइम हो गया। अच्छा 40 बोला था, 40 मिनट ही बोलूंगा। अरे आप तो यहाँ से बढ़िया से तैयार वार होकर आ गए घर से। मैं तो सुबह 6 बजे का निकला हूँ। 6 बजे फिर एयरपोर्ट, फिर वहाँ से नागपुर, नागपुर से बाई रोड इधर, तभी 1 घंटा बुलवा रहे हैं। बिना 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 फीस दिए हुए। नहीं, वो ये बात है, वो जितना झूठ बोलता है ना लोग,
कि हम हुक्मरान बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, खूब पैसा लेके चला जाता है। पंडित जी को पैसा दोगे, भंते को दोगे, और इंस्टीट्यूशंस में जो काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स फ्री का चाहिए समाज को। इंटेलेक्चुअल ये भी समझते हैं ना, वो समझता है लोग सोचना कोई काम थोड़ी है, सोचने में क्या लगता है। अरे सोचना सबसे महंगा काम है, सबसे महंगा काम है। पूरी जिंदगी निकल गई जब कार्ल मार्क्स की, तब वो आज समझ में आया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, वर्ग संघर्ष। विचार एक आइडिया, जरा सा ऋण, वॉशिंग पाउडर निर्माण, आपको देखने में 3 वर्ड लगता होगा ना, लेकिन जो सोचा होगा, उस सोचने में कितना वक्त लगा होगा, यह जरूरी है। तो हमारे यहां मैं देख रहा हूं चारों तरफ घूम के, मैंने कहा भाई इतना पैसा ले रहे हो, एक आध बच्चे पढ़ा दो विदेश। तो नहीं, बाबा साहब ने क्या भेजा था बच्चे, वो कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, है ना। बाबा साहब बोले थे धोखा दिया है, ये सब झूठ मूठ कहानी बनाता है सब। कि बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो उधर से साहब उठते हैं, भाई हम धोखा नहीं दिया, 5000 रुपया लो। यही सब चल रहा है, यही ब्लैकमेल करने का तरीका है। आपने धोखा दिया है, तो नहीं हम नहीं दिए, 10,000 लीजिए। 10,000 जैसे दे देंगे वैसे बोले नहीं आपने नहीं दिया है। अरे बच्चे गए, आपको पता है कि बाबा साहब युगों में एक आध कोई पैदा होगा, कार्ल मार्क्स एक आध पैदा होगा, हजारों हजार। एक कार जब मार्केट में आती है ना, मर्सिडीज का, तो मार्केट में लॉन्च होने से पहले कितने एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें। विचारक बनने में समय क्यों नहीं हर समय ज्योतिबा फूले पैदा हो जा रहा है। हजारों हजार लोग पढ़ाओगे तो उसमें से एक दार्शनिक निकलेगा, एक। हजारों हजार लोग पढ़ाने पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां मैं पढ़ाता हूं 10,000 प्रोफेसर हैं, 10,000। कितने को जानते हैं लोग। तो आपको कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स, एक्सपेरिमेंट करने होंगे। तो नहीं, बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे, हम खाली चंदा लेंगे। मैंने इसलिए कह रहा हूं, यह बात आप लोग सोचिए, आलतू फालतू लोगों को चंदा देने से बढ़िया है कि अपने आस पास के एक गरीब बच्चे के जो होनहार है उसकी फीस भर दीजिए। अगर ये काम हम लोग किए रहते, तो जब 20 लाख कर्मचारी थे और हर कर्मचारी एक बच्चा पढ़ाया होता, तो 20 लाख हमारे पास लोग होते, और 20 लाख में से हो सकता है 2, 4, 5 इंटरनेशनल स्कॉलर भी बन जाता है। अरे प्रोफेसर होना एक बात है, स्कॉलर होना दूसरी बात है। सारे प्रोफेसर स्कॉलर नहीं होते। एक एक आदमी पढ़ाया होता। अब हम पूछेंगे कि आपने क्या किया है, पूछिए। हमारे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जाके देखिए, मेरे घर पे आके देखिए क्या होता है वहां। चंदा 50 लाख मांगा था मैंने, तकरीबन 50 लाख, और मैंने नहीं अपने अकाउंट में दिया। काबिल छात्र है, उसका अकाउंट नंबर डाल दिया यूट्यूब पे, इसको भाई पैसा दीजिए, इसको लंदन पढ़ना है। 25 लाख रुपए मिल गए, लंदन पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। एक अभी जर्मनी में पढ़ा, उधर ही सेटल हो गया। एक बच्ची कलकत्ता में अभी पढ़ रही है, सबका अकाउंट नंबर लिख दिया ट्यूब उसमें कि मुझे नहीं चाहिए, उसी को दो सीधा डायरेक्ट। अब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, हो सकता है कि हाई कोर्ट का जज भी बने, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बने। जो बच्ची लेदर टेक्नोलॉजी पढ़ रही है, हो सकता है कल वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए। तो जमीन में बीज डालेंगे नहीं,
और खाली फल ऊपर से काटने के चक्कर में पढ़ाइए ना। इसीलिए दलित में झगड़ा करवा रहा है। अब बहुजन कुछ नहीं है, दलित आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं, आपस में जातियां मुठभेड़ कर रही हैं। यही बाबा साहब का मिशन था। आपस में जातियां एक दूसरे से झगड़ रही हैं। ये शेड्यूल कास्ट की बात मैं कह रहा हूं। हर प्रदेश का अलग अलग कहानी है। महाराष्ट्र में कुछ और है, तेलंगाना में कुछ और है, आंध्रा में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, यूपी में कुछ और है। बिकाऊ नेता नहीं, टिकाऊ नेता ढूंढिए। और खास तौर से दलित मूवमेंट को वही लोग चला सकता है जो ईमानदार हो। बेईमान आदमी जो है, बेईमान, वो जाकर समझौता कर लेगा, ईडी से डरेगा, इनकम टैक्स से डरेगा, सीबीआई से डरेगा। और इसी डर के चक्कर में पहले, अगर आपको याद होगा, मुझे भी याद है, जब बजट आता था तो उस समय फ्रंट पेज पे होता था कि बजट में दलितों के लिए इतना बजट लाया गया, इतना लाया गया बजट। आजकल बजट आता है ना तो पूरे अखबार ढूंढ मानिए, एक पैराग्राफ भी नहीं मिलेगा। स्पेशल कंपोनेंट प्लान सुना? स्पेशल कंपोनेंट प्लान पहले शेड्यूल ट्राइब के लिए आया और फिर शेड्यूल कास्ट के लिए आया। किसने लाया था? इंदिरा गांधी कि पॉपुलेशन के हिसाब से बजट में फंड एलोकेट होगा। इस पे कोई बहस है, चर्चा है? कोई चर्चा नहीं। खाली रात में गुदगुदी वाला सपना देखता है सब कि हुक्मरान बन जाएंगे, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, ये मिनिस्टर बनेंगे। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। बाबा साहब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखते थे। वो जो अचीव करना चाहते थे उतना ही प्रेशर डालते थे। अभी मैं देख रहा हूं एक ट्रेंड कि बाबा साहब और बाबूजी वर्सेस लड़ाने की भी चल रही कवायद। और मुझे दुख की बात यह है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग कह रहा हूं मैं, कम से कम उनकी राइटिंग स्पीचेस पढ़ते तक नहीं है। संकट के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, हमारे जैसे लोग, मरना तो सबको है, अमर तो कोई होने नहीं आया है, लेकिन कम से कम इस डिजिटल दुनिया में यह तो याद रखा जाएगा ना कि जब जंगल में आग लगी हुई थी, अदना सा आदमी उससे मुकाबला कर रहा था। मैं तो कहता हूं कई बार कि मेरा भाई भी अगर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेगा तो मैं 1 लाख रुपए अपने जेब से खर्चा करके जाकर उसके खिलाफ कैंपेन करूंगा, हराऊंगा, उसको हराऊंगा। यहां जात देख लेते हैं, पार्टी नहीं, विचारधारा नहीं देखते। बोला कि 70 साल में क्या हुआ? तो भैया हमको तो जो मिला उसी समय मिला, उसके पहले कुछ नहीं था। और जितना पैंट शर्ट जो पहनना है, थोड़ी चमक है चेहरे पे, वो तो उसी पीरियड में हुआ। तुम तो उसी को छीन रहे हो। भाई, व्यक्तिगत मेरी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। भारत का टॉप लेवल के जितने लोगों को सैलरी मिलती होगी उतना मुझे भी मिल रहा है। तो मुझे पागल है कि पूरा यहाँ पूसद में आके और यवतमाल में जाकर और नागपुर में जाकर और जालना में जाकर तमाम जगह सब बात बोल रहे हैं। क्यों? दिल्ली में आके देखिए, बंगला मिला हुआ है, सरकारी बड़ा बंगला है, पैसे भी मिल रहे हैं, आर्टिकल भी छप रहे हैं, किताब भी छप रहे हैं, लोग जानते भी हैं। तो सुबह 6 बजे से यहाँ चल के आए हैं, मुझे मर्सिडीज देंगे? हाँ। खाली जागिए, अपने स्वार्थ को छोड़िए, आने वाले भविष्य की चिंता करिए कि आपके बच्चे क्या करेंगे, उनके बच्चे क्या करेंगे। मैं तो अंधेरा मुझे दिख रहा है।
इसलिए छोटा सा चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हूं, चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग थैंकलेस पीपल हैं, वी आर थैंकलेस पीपल। कोई एक काम कर देता ना आपका, आप उसको शुक्रिया नहीं कहते। और ये पूरा जो मेटाफर चला हुआ है कि सांपनाथ नागनाथ कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है तो बीजेपी कांग्रेस एक ही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब हिंदू राष्ट्र का हमला हुआ है, मनुस्मृति का हमला हुआ भारतीय संविधान पे और भारतीय गणराज्य पे, तो उस समय इस तरह की कहानी बनाना जो है ना, तो जो जोर जोर से जय भीम चिल्लाता है उसका कॉलर उठा के देखता हूं कि अंदर कहीं भगवा तो नहीं पहना हुआ है, संतरा तो नहीं है। भाई दोनों एक ही है, तो संविधान सभा में लाने की अंबेडकर साहब को क्या जरूरत थी? जवाहरलाल नेहरू उसी समय मनुस्मृति लागू कर दिया ना, नहीं सोशलिज्म सेकुलरिज्म ये सब डालने की क्या जरूरत थी? हमने हाँ दोनों एक ही है, पहले मिला था, अब ये संघ परिवार छीन रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं? हम तो पेंशन वाले हैं, हम तो अभी भी रिजाइन कर देंगे तो 1 लाख पेंशन मिलेगा। अपना सोचो। ये सब जितना ही सब नैरेटिव फैलाता है वो सब जाके देखेगा, पता कीजिए वो सब इस संघ परिवार के पेरोल पे है कि नहीं, उसे ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एक आंदोलन कोई किया हो शिक्षा रोजगार के सवाल पर, और रोस्टर का आंदोलन भी हम ही लोग लड़े थे दिल्ली में, यूनिवर्सिटी में 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। नेता लोग नहीं आए थे। आज पूरे भारत में 10,000 बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, मैं अपने बेटे के लिए किया था। वो तो बेचारा भी स्टूडेंट है। मैं इसलिए ये बात बार बार कहना चाहता हूं आपसे कि इस तरह की कहानियां दलित लोग बिना पढ़े लिखे कि दोनों एक ही है, तो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी, किसी ने नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 रामलीला ग्राउंड में अंबेडकर और नेहरू दोनों के पुतले फूके कि नहीं फूके? पता कीजिए हिस्ट्री। संविधान सभा में जब संविधान स्वीकृत हो गया 26 नवंबर को, तो 30 दिसंबर को तो ये लेख छपा 30 नवंबर को। अब 12 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में नेहरू और अंबेडकर साहब दोनों के पुतले फूके गए। किसी और ने फूका है? बताओ आप। नहीं फूका है। तो आपको अभी भी नहीं दिख रहा है कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम लोग का एनर्जी बर्बाद ही जाएगा। झगड़ा तो घर में भी होता है, वैचारिक मतभेद तो हस्बैंड वाइफ में भी होता है। तो खाली मूर्ति में ढूंढ रहा है। अरे भाई, कांग्रेस ही उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी ना, सब तो उसी से लड़ रहे थे ना, बाबा साहब भी लड़ रहे थे। तो फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल में क्यों शामिल हो? चुनाव हार गए जब भंडारा का उपचुनाव, तो भी राज्यसभा में रहे कि नहीं रहे? वो प्रैग्मेटिक अप्रोच था ना। नेहरू जी कभी उनकी भर्त्सना नहीं की है। और जाके कल्याण पत्रिका और आरएसएस के लिटरेचर में देखिए क्या क्या लिखा गया था बाबा साहब के बारे में। तभी दलित सब कहता है कि दोनों एक है। बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी कैसे मिली थी जरा पता कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। ये बाबा साहब ही लिखे, हम थोड़ी लिखे। भाई, भारतीय संविधान से ही ना इंदिरा गांधी को ताकत मिला कि जमींदारी उन्मूलन कर दिया, रजवाड़े प्रिवी पर्स खत्म कर दिया, बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया।
एक मैं खाली टिप्पणी पढ़ के, मुझे लगता है काफ़ी कुछ हो गया, इससे ज़्यादा फिर वो संगठन वाले बहुत 2-2 घंटा का कथा सुनाते हैं। मैं कथा नहीं सुनाता, वैसे मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। ये एक बाबू जगजीवन राम का भाषण है, और यह भाषण 1983 में मद्रास में दिया गया था। बाबू जगजीवन राम के घर के लोग भी शायद नहीं पढ़े होंगे। वो क्या लिख रहे हैं इस भाषण में, क्या बोला उन्होंने? कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक क्रांति के प्रतीक थे। मैं यहां भारत के एक ऐसे महान सपूत डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने आया हूं, जो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे तथा देश की दलित मानवता के महान अगुवा थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में मौलिक सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य किया। लोकसभा, विधानसभाओं, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर दिसंबर 1956 में 1956 दिवंगत हो गए। आरक्षण की संपूर्ण कार्यविधि एवं संरचना बाकी थी, आरक्षण को इंप्लीमेंट होना बाकी था। मैंने यथाशक्ति उस संरचना को पूरा करने का प्रयास किया। 1957 में 1957 मैंने रेल सेवाओं में पदोन्नति में, प्रमोशन में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, जनजाति के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन आदेश जारी किया। इस पर सवर्ण कर्मचारियों ने मद्रास हाईकोर्ट में केस किया। मद्रास हाईकोर्ट में वो केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में केस जीते। रेलवे में रिजर्वेशन और प्रमोशन लागू हुआ। अब क्यों डिमोशन हो रहा है? लिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पदोन्नति में, प्रमोशन में SC ST के आरक्षण मैंने मंत्रिमंडल के सलाह के बगैर किया। आज किसी मंत्री में औकात है क्या अपने मन से पेन भी खरीद ले? यह घटना डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के 1 साल बाद की है। उसके बाद अन्य विभागों की सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC ST के सामान्य आरक्षण का प्रश्न मैंने मंत्रिमंडल के सामने रखा, वहां भी मैं सफल रहा। उसके बाद शिक्षण संस्थाओं और सरकारी प्रतिष्ठानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में SC ST के लिए आरक्षण के कई प्रस्ताव विचारार्थ रखा। जितने भी प्रस्ताव मैंने रखे उनका विरोध हुआ, फिर भी मुझे सफलता मिली। यहां क्या फैला रहा है ये संगठन वाले बड़े बड़े? जैसे कैबिनेट में, जब आपको पता है कि बाबू जगजीवन राम और अंबेडकर साहब में पत्राचार भी होता था। 1935 में बाबू जगजीवन राम ने उनको चिट्ठी लिखा था कि हम आपके बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं। जब जगजीवन राम कैबिनेट में गए तो बाबा साहब ने बकायदा बधाई दी। और ये सब जितना जो है ये चंदा पार्टी, ये खाली आपको ये बताएगा कि दोनों में झगड़ा होता था। ऐसे कैबिनेट में बैठता होगा, लोग साथ में खाना भी खाता होगा, गपशप भी मारता होगा, पॉलिसी भी डिस्कस करता होगा, लेकिन ये सब फैलाया कि दोनों एकदम विरोधी थे एक दूसरे को। एकदम गलत। इसलिए मैं कहता हूं पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। आखिर 56 में जब परिनिर्वाण हो गया तो पूरा ये सिस्टम कैसे बना? उसी संविधान की ताकतों से ना। बाबा साहब का एक पढ़िए आप, स्टेट एंड माइनॉरिटी, राज्य और अल्पसंख्यक, वो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जब उनको लगा कि शायद मैं संविधान सभा में ना जा पाऊं, और ये बात खाली जो मैंने पहले कही, बाबू एक गांधी नेहरू सबके बारे में सब झूठ फूट फैलाता है।
कि बाबा साहब ने लिखा था कि कांग्रेस और गांधी ने क्या किया, तो उसके बाद बाबा साहब और कुछ नहीं लिखे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है कि उनको बताना चाहिए था कि मैंने क्या क्या किया, बताना चाहिए। इसमें जो बात उठा रहे हैं, और ये इसलिए मिथक में मत जाइए, ये सब पेरोल पे है, झूठ मूठ का इतिहास। अरे बाबा साहब का अपना अलग पोजीशन है, वो युग पुरुष थे, बाबू जगजीवन राम राजपुरुष थे, लंबे समय तक मिनिस्टर रहे, चाहे जिस भी मिनिस्ट्री में गए लाखों नौकरियां भरी, लेकिन आपको नौकरी तो चाहिए नहीं। सबको रात में हुक्मरान बनना है, सबको पीएम सीएम बनना है, सबको एमएलए बनना है, नौकरी नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। इसलिए चूंकि आपने ये डिमांड नहीं रखी है, नेताओं को आपने क्वेश्चन नहीं किया है कि बताओ स्कूल बंद क्यों हो रहा है, हमारे बच्चों को फेलोशिप क्यों नहीं आ रहे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, ऐसा झूठ मूठ बात है। वो बोले थे अंग्रेजी शिक्षा है शेरनी का दूध, अंग्रेजी पढ़ाओ। पूरा मतलब शिक्षित बनो, पहला ही वर्ड है, और वही काम वही एजेंडा पर नहीं है। कह रहे हैं हम अम्बेडकरवादी। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बाबा साहब ने काम किया, सारी संस्थाएं उन्होंने यहां खोली, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी हो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो, प्रेस हो, सिद्धार्थ कॉलेज हो, मिलिंद कॉलेज हो, तो सब यहां पे खुला। तो उस कारवा को आगे और बहुत ताकतवर तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पहले किसकी थी? मैं पढ़ाता हूं हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूं, मेरा तो अम्बेडकरिज्म से कहीं वास्ता नहीं है, उस तरीके से नहीं है, मेरा डिसिप्लिन नहीं है। अब देख रहा हूं दिल्ली से लोग आके, इधर से कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, पूरे महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में भाषण चल रहा है। प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज हमने किया ही नहीं। राज सत्ता मिल भी जाए तो चलाओ कैसे? उसको चलाने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। बजट बनाएगा कौन? फॉरेन पॉलिसी में बोलेगा कौन? अटॉर्नी जनरल बनेगा कौन? मैं तो अपने छात्रों को विशेष रूप से, जो हमारे कमजोर तबके के छात्र होते हैं, उसको मैं विशेष रूप से जो ब्राइट होता है, सबको नहीं, सबको नहीं, जो ब्राइट होता है उसको कहता हूं कभी तुम सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़ना। एक टैलेंट किलिंग मशीन है। जब तक रिटायर नहीं करोगे, रिजर्वेशन से नौकरी तो लोगे, लेकिन स्वाभिमान से नौकरी कर नहीं पाओगे। जितने सरकारी बाबू लोग यहां बैठे हुए, पूछिए कितना टॉर्चर करता है सीनियर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ह्यूमिलिएशन। मैं जानता हूं, मैं तो बैठता हूं वहां पे, आईएएस, सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस, सब पूरे टॉप ऑफिशियल्स को जानता हूं। प्राइवेट में सब मुझे कह देते हैं। इसलिए जब रिजर्वेशन विश्वविद्यालय में नहीं था तो मैं टीचर बनना चाहता था, क्योंकि उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं बोल सकता हूं, लिख सकता हूं। तो बोल रहे हैं ना, अभी इसका कीमत चुका रहे हैं, अलग बात है, लेकिन तभी मजे आ रहे हैं। इसलिए टीचिंग में आया, रिसर्च में आया कि कम से कम मैं बोल सकूं, मैं लिख सकूं। आईएएस ऑफिसर बना रहता तो उधर साउथ ब्लॉक में बैठा रहता एक रूम में। अब आईएएस ऑफिसर लोग मुझे सुनते हैं भाषण में ना, मिलते हैं तो कहते भी अच्छा बोले। मैं ब्राइट स्टूडेंट को कहता हूं कि आप रिसर्च में जाओ, और इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने स्टूडेंट को बोल दूं और अपने घर में नहीं बोलूं। अंबेडकर बनना आसान थोड़ी है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। स्कॉलर बनना आसान नहीं है, ओरेटर बनना आसान नहीं है, सब लोग भाषण नहीं कर सकता है।
मैंने अपना बेटा को कहा है, बेटा बेटी दोनों को, ये नौकरी फोकरी के चक्कर में नहीं रहना, जाओ विदेश में पढ़ो, आराम से रहो, उधर ही रहो, रिसर्च करो, 10 साल डॉक्टरेट करो, पोस्ट डॉक्टरेट करो, आर्टिकल लिखो, अखबारों में लिखो, बोलो। हमारे पास ना इकोनॉमिस्ट है, ना सोशियोलॉजिस्ट है, ना हिस्टोरियन है, ना कुछ नहीं एक्सपर्टीज है। भाई अमर्त्य सेन हमारे समाज ने क्यों नहीं पैदा किया? इरफान हबीब रोमला था पर क्यों नहीं है? तो सबसे ब्राइट बच्चा चला जाता है वो नौकरी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, हजारों बच्चे पढ़े होंगे, स्टीफन सिंधु, बड़े बड़े कॉलेज हैं, वो बच्चे आखिर गए कहां, मैं ढूंढता हूं। तो सबको जल्दीबाजी है, 25 साल में लाइफ सेट करना है ना, 25 साल में नौकरी, शादी, दहेज, फैमिली लाइफ, गुड फैमिली लाइफ। मतलब बेटा सेट हो गया है, तो बोले सेट सीमेंट होता है, सीमेंट अब बजरी सेट होता है। मतलब 25 साल की उम्र में सेट हो गया, मतलब मर गया, और 70 साल में दफना हो जाके। बच्चों को बहादुर बनाइए, कायर नहीं। हर समय कानून आपकी रक्षा करने के लिए आपके पास नहीं होगा। बाबा साहब के जीवन का दर्शन सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है, आइए मेरे घर पे एक छोटा सा मूर्ति लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। एक स्वाभिमानी आदमी के लिए आत्म स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। भाई हजारों साल से हमको पानी नहीं मिला तालाब में, चावदार में, खाना बढ़िया नहीं मिला, तो हम लोग जिंदा रहे ना। कैसे जिंदा रहे, किन शर्तों पर जिंदा रहे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और संविधान यही स्वाभिमान से जीने का अधिकार आपको देता है, जो कि धीरे धीरे छीना जा रहा है। रिपीटेडली बाबा साहब ने कहा ना कि शिक्षित वही है जो शत्रु को पहचानता हो। हम लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं, थैंकलेस हो चुके हैं, और इसी सरकारी बाबू के चंदा पर जो है ना पूरा ही खुरापात हुआ है 40 साल में। बोले मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, कौन सा मिशन मूवमेंट है बताना जरा, तो हिंदू राष्ट्र कैसे आ गया? नौकरी खत्म क्यों हो रही? जो मैंने पहले बात कही कि एक एक बच्चा को पढ़ाइए, आपको इनसे संघर्ष करने के लिए हजारों इंटेलेक्चुअल चाहिए, और एक इंटेलेक्चुअल को बनने में, एक बढ़िया डॉक्टर को बनने में, एक बढ़िया वकील को बनने में 20 साल लगते हैं, कम से कम 20 इयर्स। आज मैं जो बोल रहा हूं लगातार 1 घंटे से तकरीबन, ये क्या समझ रहे हैं कि एक दिन में ऐसा आ गया? इसके पीछे मेरी 35 साल की यात्रा है, 35 साल की यात्रा है। तब इतने दबंगई से और हिम्मत के साथ घंटों बोल रहा हूं, अब फैक्ट बोल रहा हूं। जिनको तर्क वितर्क बहस करना है, आके बहस करें। तो हम लोग आजकल कौन से दुनिया में है? 2 मिनट्स मैगी है ना, हैव ए किट कैट, हैव ए ब्रेक, 2 मिनट में सब चाहिए है ना। मैगी आता ना, फट से तोड़ के गर्म पानी में डाला, बस 2 मिनट। ऐसे नहीं चलता है। मैंने एक आर्टिकल अभी लिखा, हंस आप लोग जानते होंगे शायद, कुछ दिल्ली से छपती है हंस पत्रिका, एकेडमिक जर्नी ऑफ अंबेडकर। जरा सोचो, लगातार 13 से, और जाने से पहले भी 25 रुपए की छात्रवृत्ति महाराज गायकवाड़ ने उनको दी थी बॉम्बे में पढ़ने के लिए। 13 से लेकर 27 तक आदमी लगातार पढ़ रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है। आजीवन पढ़ते ही रहे हो। तो बच्चों को अगर महान बनाना हो
दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जीते जी मरने की तैयारी करते हैं, बस रिचुअल हुआ जाओ खत्म मिट्टी में गए, एक मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी करते हैं। आपको किधर रहना है ये तय करो। भाई जो सवाल हमने उठाए हैं, शिक्षा के बुनियादी सवाल, अगर यही नहीं है तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, पूरा आप निपर कुपड़ बन जाएंगे। बाबू जगजीवन राम उसी में कह रहे हैं भाषण में कि बाबू लोग, आप लोग जो है ना क्रांति नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, आप लोग कमाइए। कहते हैं मैं जानता हूं कि ऐसे लोग अपनी सरकारी नौकरी को खतरे में डालकर अपने समुदाय के हित के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। ऑफिस का प्रोटोकॉल होता है ना, सर्विस कंडीशन होता है, आपको क्रांति करने के लिए थोड़ी नौकरी में गए हैं, वो तो हम लोग का काम है। क्या आप नहीं कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? मगर अपने छात्रों को मार्गदर्शन करने से उन्हें कौन रोकता है? क्या है? छात्र। दुर्भाग्य है इनमें से बहुत लोग अपने छात्रों से मिलने से इनकार करते हैं। वो जो IAS IPS साहब लोग बनते हैं, उनमें अधिकतर अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक नहीं है। क्या मैं उनके उत्तरदायित्व को बताने के लिए लड़ूं? इतना पढ़े लिखे, इतना समझ में नहीं आ रहा कि आपको अफर्मेटिव एक्शन से, रिजर्वेशन से नौकरी मिली है तो चलो थोड़ा करते हैं। तो वही डरा के ब्लैकमेल करके चंदा ले लेता है, लेकिन एक बच्चा का फीस नहीं भरोगे। मैंने वो जो पैसे इकट्ठे किए थे डायरेक्ट बच्चों के, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए थे कि तुम लोग कम से कम सीखो। बाबा साहब अंबेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो जमींदारों नवाबों से लड़ भी रहे थे, लेकिन उनसे चंदा भी लिया, 1345 पाउंड चंदा लिया कि हमको अपने बच्चों के लिए हॉस्टल खोलना है। 4 हॉस्टल खोले गए थे महाराष्ट्र में, वो चंदा लेते थे। इमारत फंड, कि हमारे पास कोई इमारत नहीं जहां हमारे लोग बैठ सकें, इमारत फंड, जनता अखबार के लिए फंड, एजुकेशन के लिए फंड, 3 तरह के फंड लेते थे वो, और एक एक पाई का हिसाब देते थे। मेरे पास दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। अब कई बार जो अगली किताब पे काम कर रहा हूं तो कई बार स्कॉलर्स के पैराडॉक्सेस को भी समझना होता है। मैं समझ पा रहा हूं कि इनिशियल स्टेज में बाबा साहब के एजेंडे पर हॉस्टल है, स्कूल के छात्र हैं, हॉस्टल्स, छात्रावास और स्कूल के छात्र हैं। 40 के बाद वो स्कूल वाला पोर्शन थोड़ा कमजोर पड़ता है और हायर एजुकेशन में उनका बल है। लॉर्ड लिथगो को कह के स्कॉलरशिप 3 लाख रुपए दिलवाए कि जाओ विदेश पढ़ेंगे ये। तो मैं सोच रहा था कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि स्कूल से बाबा साहब का फोकस हायर एजुकेशन पे चला गया। सोचना पड़ता है ना, खाली पढ़ना नहीं पड़ता। तो मुझे लगा कि बाबा साहब बहुत, ही वॉज इन हरी, जल्दीबाजी में थे कि मैं अकेले लड़ रहा हूं इतना, अगर कुछ लोग पढ़ के आ जाएंगे, ये होप थी, हायर स्टडीज लेके आ जाएंगे तो थोड़ा स्ट्रगल को और आगे बढ़ाएंगे, इसलिए वो शिफ्ट कर गए। आज तो किसी नेता का मैनिफेस्टो मैं नहीं देखता, समाज में कोई डिमांड नहीं देखता हूं मैं। समाज में भाई 40-40 हजार लोगों की सभा बाबा साहब इसी महाराष्ट्र में करते थे, किसान मोर्चा निकालते थे, स्ट्राइक करवाते थे वहां बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल में। समाज उद्वेलित होता था, समाज में भी कोई डिमांड नहीं आ रहा। नेता से सवाल करिए, वाकई संविधान खत्म होने का मतलब ये मिडिल क्लास का खत्म हो जाना है। और मैं ये जानता हूं कि आपके पास ना जमीन है, जो भी है वो खाली नौकरी से बना है।
उसी को बचाना है, शिक्षा बचाना है, रोजगार बचाना है। संविधान सभा के भाषण पढ़ी, अंतिम भाषण, बाबा साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को भी इंटरव्यू दिया था कि भारत में क्या संभावनाएं हैं लोकतंत्र की। साफ साफ लिखा है कि भाई ये जातियां राष्ट्र विरोधी होती है। भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है। अमेरिका का एग्जाम्पल देते हैं। समता, बंधुता, स्वतंत्रता, ये 3 बुनियादी तत्व भारत के समाज व्यवस्था में नहीं है। इसीलिए उन्होंने धर्मांतरण किया था। उन्होंने एला में बोला था ना, धर्मांतरण किया जाके 56 में उन्होंने। तो 21 साल उनकी तैयारी 1924 से चल रही थी। मैं बता दूं, बारशी में उनका भाषण है धर्मांतरण को लेकर। वो करीब 20 के दशक से तैयारी हुई है, 20, 30, 40, करीब 36 साल, 36 ईयर्स। तब जाके उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, क्योंकि वो कहते थे, संविधान में रंगून का भाषण है उनका, कि मैंने संविधान में सारे बुद्धिस्ट तत्वों के प्रावधान कर दिए हैं, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, सब कुछ। तो मोदी जी आए तो क्या किए? सिंगल ले आए, सिंगल। राजतंत्र का प्रतीक है वो। ये सब नहीं दिख रहा है। नोट बदल गया, ये नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ प्रतीकों का बदलाव नहीं है, संसद बदल गया। पूछते नहीं है क्यों इनसे। अठावले साहब भी आएंगे तो पूछिए कि अंबेडकर प्रतिष्ठान में वो किताबें क्यों नहीं छप रही है, बाबा साहब की राइटिंग स्पीचेस। उसको तो फ्री में बांटना चाहिए था। बाबा साहब के अनुयायी भी कह रहे हैं मोदी साहब, बड़ी मूर्ति बना रहे हैं और उन्हीं मूर्ति के नीचे उनके विचारों को दफन कर रहे हैं। तो सिंगोल का आना, ये समझ लीजिए, पार्लियामेंट का बदलना, नोट का बदलना, ये सब सिर्फ प्रतीक का बदलना नहीं है, ये पूरे वैल्यू सिस्टम का बदलना है। और अंतिम बात, संविधान खत्म करने की घोषणा किए बगैर संविधान को खत्म किया जा सकता है। पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी में बाबा साहब का एक भाषण है, लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने की शर्तें, 7 पॉइंट कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। अभी गरीबी बढ़ रही है कि कम हो रही है? 5 किलो राशन। दूसरा, मजबूत और सुरक्षित विपक्ष। तो अभी सुरक्षित है, राहुल गांधी का एक कैंसिल कर दिया सदस्यता, घर से निकाल दिया, 2 सिटिंग सीएम को जेल में बंद कर दिया, कितने सारे एक्टिविस्ट, पत्रकार, एकेडमिशियन सब जेल में हैं। मैं जेल नहीं गया, मैं गिरफ्तारी होकर थाने से ही वापस आ गया, कोर्ट से। तीसरा, कानून और प्रशासन की नजर में समानता। कानून में तो सब एक है, लेकिन डीएम साहब, कलेक्टर साहब के पास गए, उनकी नजर में हम एक हैं कि नहीं, इसी पे डिपेंड करेगा किसकी टोपी कैसी है। अगर टोपी देख के अगर वो निर्णय देंगे, इसका मतलब प्रशासन में समानता नहीं है, और नहीं है तो क्या है? यही तो है। चौथा, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कह रहे हैं कि संविधान अस्थि पंजर है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्केलेटन। इसमें अभी ब्लड और फ्लेश डालना है। जब उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा तो उसमें स्टेट सोशलिज्म का आइडिया डेवलप किया कि जहां जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट लेंगे और जहां जहां जरूरत होगी हम पब्लिक रखेंगे। ये सब बाद में लागू हुआ ना, धीरे धीरे किस्तों में, और वही 20 साल से सब खत्म हो रहा है, कोई हल्ला हंगामा नहीं हो रहा है। पांचवा, बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक पर
अत्याचार नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। सोशल मोरालिटी, समाज की नैतिकता। अफ्रीका में इंडियन की जब लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेज लोग उनके साथ लड़ रहे थे। बाबा साहब कहते हैं कि हमें शायद ही कोई सवर्ण मिला हो जिसको अस्पृश्यों से ये सहानुभूति हो और उसको मुक्ति के लिए लड़ रहा। और 7th, जन चेतना, ये आप सबके लिए। अगर चेतना नहीं है तो इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? उसमें हमें उनमें यही फर्क है ना कि हम अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, भावी पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जन चेतना का होना आवश्यक है। तो मिला जुला के लगता है अब ज्यादा हो गया, नहीं, मिला जुला के खास तौर से महिलाएं, बाबा साहब का 42 का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में भाषण है दलित महिला सम्मेलन में, किसी समाज की प्रगति का जो मूल्यांकन करना है वो महिलाओं के प्रगति से करना है। एक महिला पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ लेता है। तो जाइए, सबको अंग्रेजी पढ़ाइए और डरपोक कायर मत बनाइए। कायर आदमी जो है ना, किसी काम का नहीं है। अब व्यक्तिगत की हमारा नुकसान हो जाएगा। 10 साल से तो मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, वीजा कैंसिल है, पासपोर्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? यहीं भाषण देते हैं, यहीं से दुनिया भर में सुनाते हैं। और क्या, हम क्यों हैं, इसका मेरे होने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? अरे मीनिंगफुल नहीं है तो बस ऐसे ही आए, खाए पिए, मर गए, खत्म कहानी। भीड़ में लाइन लगा के जलना पड़ेगा। तो इसलिए एजुकेशन को फोकस करना है और बच्चों को बहादुर कायर बनाइएगा। तो चाहे कल देख रहे बच्चे सुसाइड करते हैं अभी मेडिकल कॉलेज, IITs में, क्यों? मैंने कई वीडियो सीरीज चलाया। कम से कम इतनी तो ताकत रखो ये कहने की, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कभी दिल्ली आइएगा तो मेरे पास आइएगा, हम कैसे रहते हैं आपको पता लग जाएगा। रोटी से ज्यादा महत्व स्वाभिमान का है ना। झुक के काम नहीं करेंगे, आंख में आंख मिला के बात करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो बच्चे सुसाइड इसलिए ना करते हैं, आप सामाजिक चीजों को सिखा नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं, इतिहास बता नहीं रहे हैं, कायर बना रहे हैं उसको, डरपोक। तो इंजीनियर IIT पढ़ के ही क्या करेगा? वो डॉक्टर बन के भी क्या करेगा? जिंदगी भर कायर की तरह रहेगा, जिंदगी भर दबा रहेगा। अरे क्या हुआ, प्रमोशन ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आंख में आंख, मुझे पता है कि कितना दर्द होता है। मैं इतिहास का छात्र हूं ना, बाबा साहब भी पढ़ा हूं, थोड़ा बहुत धर्मशास्त्र भी पढ़ा हूं, तो मुझे पता है कि आंख में आंख मिला के बात करने में ना हड्डी में चोट लगता है। अरे ये भी ऐसे बात कर रहा है, सोचिए, तो हड्डी में चोट लगाना है। इसलिए आंख में आंख डालकर बात करवाने की आदत बच्चों में डालिए, कायर मत बनाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए और शिक्षा और रोजगार के सवाल को सबसे प्राइम एजेंडा पे रखिए, जो कि बाबा साहब ने किया था, जो बाद में बाबू जगजीवन राम ने किया, जो इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी के समय कहते थे लोग ये दलितों की अम्मा बन गई है। सब पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी में सब आरक्षण लागू कर दिए। एक चिट्ठी मैं लेकर आया हूं, मैं ढूंढता रहता हूं कुछ कुछ, चलते चलते वही बताइए दूं। ये 1973, 2 अगस्त 1973 हर CM को लिखा है इंदिरा गांधी ने, हर चीफ मिनिस्टर्स को, कि ऑलमोस्ट एवरी डे द न्यूज पेपर डिस्प्ले सम न्यूज आइटम रिगार्डिंग एट्रोसिटीज ऑन हरिजन्स। उस समय ये वर्ड चलता था कि हर दिन न्यूज़पेपर में दलितों पे अत्याचार की घटनाएं आती हैं। द अटेम्प्ट इज टू बिल्ड एन इमेज ऑफ कलसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझ के ये किया जा रहा है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर आवर गवर्नमेंट टू स्पेशली केयरफुल and to instruct collectors and district magistrates and others authority to give vigilant
and try to prevent such incidents. आज किसी कोई मंत्री कहता है दलितों पे अत्याचार हो रहा है तो कोई नेता बोलता है, तो ये भी इंदिरा गांधी मनुवादी होगी नहीं। आगे लिख रही हैं, it was in view of the seriousness of the situation that I had discussed these matters with the chief ministers at the beginning of the year. साल के शुरुआत में ही इस सिचुएशन को समझते हुए मैंने सब मुख्यमंत्रियों से बात की। It had been decided that the chief ministers would form a small cell under their personal supervision to look into the grievances of the Harijans, tribes and minorities. कि चीफ मिनिस्टर अपने अंडर में एक सेल बनाए अपने सुपरविजन में, वो देखे कि इन पर माइनॉरिटीज पे, ट्राइब्स पे, हरिजन्स पे कोई अत्याचार न हो, एंड ऑल्सो टू मेक ए स्पेशल एफर्ट टू इंश्योर employment of these categories in state ministry, public undertakings and so on. ये सब कुछ नहीं। ये सवाल पूछिए ना कि प्राइम मिनिस्टर सारे सीएम को चिट्ठी लिख रही है कि हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए एट्रोसिटीज बढ़ रहे हैं, इसलिए अपने अंडर में सुपरविजन करिए और सबको नौकरी दीजिए फटाफट पब्लिक सेक्टर में। तो कांग्रेस बीजेपी एक ही है, ऐसा भागवत जी से लिखवा लीजिए ना जाके। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी धैर्य रखा मुझे सुनने के लिए, और होपफुली कुछ मीनिंगफुल मैंने कहा होगा।